जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 43 और आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 शुरू किया था प्रीवियस लेक्चर में। चैप्टर 13 कौन सा है? पार्टनरशिप से रिलेट करते हैं शाबाश। और पार्टनरशिप का ये तीसरा और आखिरी चैप्टर है हमारा, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। बताएं चैप्टर 11 में क्या पढ़ा था हमने? नहीं ना, पार्टनर्स के बारे में हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। पार्टनर्स के बारे में नहीं पढ़ा था हमने, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, उसमें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। उसके बाद फिर चैप्टर 12 में शाबाश, उसमें हमने पार्टनर्स के बारे में पढ़ा था और बिटवीन पार्टनर्स क्या उनके राइट्स और क्या उनकी ड्यूटीज होती हैं वो उसमें डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? शाबाश, पार्टनरशिप की बात हो गई और बिटवीन एंड अमंग पार्टनर्स की बात हो गई। अब थर्ड पार्टी के डिस्कशन इसमें होगी। ओके, तो वो हम पढ़ रहे थे अथॉरिटी, पावर ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद फिर हमारा एक छोटा सा टॉपिक है माइनर इन अ पार्टनरशिप, तो ये भी पढ़ेंगे। अब वैसे थोड़ी सी बात इससे पहले हो चुकी है माइनर के बारे में, ऐसे ही है ना, लेकिन आपसे एक सवाल पहले पूछता हूँ, फिर डेफिनेटली ये इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर इधर आएंगे। पार्टनरशिप तो बताएं शाबाश, पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए? पार्टनरशिप डीड, यानी एक ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, बोलो ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है ना। कॉन्ट्रैक्ट के बगैर पार्टनरशिप हो सकती है? नहीं ना हो सकती। तो बताएं शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? राइट्स और लायबिलिटीज। तो क्या माइनर की कोई लायबिलिटी हो सकती है? होती है। तो क्या माइनर की लायबिलिटी अगर नहीं होती तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकता है? पता नहीं, वो तो पढ़ाया नहीं ना, वो तो पढ़ेंगे ना अभी। लेकिन ये सवाल है ना, माइनर इन अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या माइनर इज अ पार्टनर एक्ट कर सकता है? ये डिस्कस करेंगे। आपको पहले से पता है, आप चूंकि पढ़ के हैं, मुझे तो नहीं पता। ओके, एज यूजुअल आपको पता है हमारी आदत है कि हम पहले पिछला रिवाइज करते हैं। जी रिवाइज करवाएं मुझे। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर शाबाश। व्हाट इज मीन बाय अथॉरिटी? वो लीगल पावर शाबाश, जिसको एक्सरसाइज करके पार्टनर क्या करता है? फर्म को, पूरी फर्म को और बाकी पार्टनर्स को बाउंड करता है। क्योंकि पार्टनर जो है वो एज एजेंट एक्ट करता है, तो एजेंट के हर एक्ट के लिए फर्म और दूसरे पार्टनर्स लायबल होंगे शाबाश। लेकिन ये एक्ट होना चाहिए विद इन अथॉरिटी होना चाहिए, ऐसी है ना। ओके, सो देयरफॉर इन एक्शन ऑफ वन पार्टनर कैन लीगली बाइंड द एंटायर फर्म। अब मेरा अगला सवाल यह था कि क्या पार्टनर के हर एक्ट के लिए फर्म लायबल है? क्या पार्टनर के हर एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर लायबल है? नहीं नहीं नहीं, इसका जवाब है नहीं। अच्छा, तो कब लायबल है? अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने काम किया हो। व्हाट इज मीन बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? यानी यूजुअली वो करते ही वही काम है, कोई ऐसा कोई वन ऑफ इवेंट ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जो जिसने फर्स्ट टाइम किया और शायद लास्ट टाइम भी हो, शायद लास्ट टाइम भी हो। एग्जाम्पल कौन सी थी? ग्रोसरी शॉप वाली, ग्रोसरी स्टोर वाली शाबाश, ये एग्जाम्पल थी। और ग्रोसरी स्टोर के लिए अगर वो ग्रोसरी परचेज करता है तो ठीक है, कोई मसला नहीं शाबाश। लेकिन अगर ग्रोसरी के अलावा लैंड उसने परचेज की है तो गलत है, क्योंकि ग्रोसरी में लैंड फॉल नहीं करती। ओके, अच्छा, और दूसरा बताएं शाबाश, दूसरी कंडीशन, अगर उसने काम ये इन द नेम ऑफ फर्म क्या हो और विद द इंटेंशन टू बाइंड द फर्म शाबाश। तो इंटेंशन की एग्जांपल भी दी थी मैंने, और मैंने आपको इन द नेम ऑफ फर्म की एग्जांपल भी दी थी। इन द नेम ऑफ फर्म की एग्जांपल कौन सी थी? फर्म के नाम पर कोई चीज मंगवाना, वो भी ठीक है। उसने जो चेक इश्यू किया था, बताएं वो चेक के ऊपर क्या किसका नाम लिखा हुआ था? पार्टनर का पर्सनल नेम लिखा हुआ था? नहीं, उसका फर्म का नाम लिखा हुआ था। जो चीजें उसने ऑर्डर की थी उसके लिए आपको पता है कि पहले परचेज इनवॉइस हम बनाते हैं, रिक्विजिशन फॉर्म बनाते हैं। तो वो परचेज रिक्विजिशन जो है वो उसके ऊपर जो टॉप पे नाम लिखा हुआ था वो भी फर्म का लिखा हुआ था। इसका मतलब ये चीजें किसको चाहिए?
ये फर्म को चाहिए, ठीक है। उसमें स्टैंप जो थी लगी हुई थी वो भी फर्म की थी, गॉट इट। उसके बाद पार्टनर के पास कौन कौन सी अथॉरिटी होती है? एक्सप्रेस अथॉरिटी भी होती है। एक्सप्रेस वो जो स्टेटेड हो ना पार्टनरशिप डीड या कोई कॉन्ट्रैक्ट या उसकी अथॉरिटी में। ओके, एम्प्लॉयड अथॉरिटी कौन सी होती है? जो उसे खुद ब खुद मिल जाती है, वो किसी एग्रीमेंट से नहीं आई, वो किसी डीड से नहीं आई, वो पार्टनर से आपस में पहले एग्री नहीं की थी, लेकिन इस बिजनेस के लिए वो चीजें जरूरी हो, यानी वो अथॉरिटी वो काम करना जरूरी था। इज इम्प्लाइड अथॉरिटी, अगर क्या मैं चाहूं तो, यानी एक बाकी पार्टनर्स चाहें तो किसी पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट करने से मुराद यह है कि हम उसे कह सकते हैं आपके पास ये अथॉरिटी तो है, ये नहीं है। ओके, बताएं शाबाश, कौन सी वो अथॉरिटी जो उसके पास थी वो अपनी मर्जी से उसको एक्सरसाइज भी कर सकता है? बाय और सेल, चीजों गुड्स, चीजें बाय भी कर सकता है, चीजें सेल भी कर सकता है, और हाँ शाबाश, मनी बोरो भी कर सकता है और मनी लेंड भी कर सकता है। वैसे किसी को दे नहीं सकता, लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीजें किसी को उधार दे नहीं सकता। दे सकता है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता ही ऐसे है, बिजनेस का तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना। लॉन्ग टर्म लोन नहीं दे सकता, लॉन्ग टर्म सप्लायर की हम बात करें, कस्टमर की बात करें, कस्टमर को लॉन्ग टर्म लोन नहीं दिया जाता। कस्टमर जो है वो हमारा डे टू डे ऑपरेशंस वाले का हिस्सा है, उसको लॉन्ग टर्म नहीं। अच्छा, दूसरे के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं, जैसे लेंडर है, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है लेंडर। क्रेडिटर और लेंडर में क्या फर्क है? हाँ, सप्लायर या क्रेडिटर चीजें उधार देता है, जबकि लेंडर हमें पैसे देता है, ठीक है। ओके, आगे बताएं साहब, बस ये दो हो गई बातें। तीसरी बात, मनी रिसीव भी कर सकता है, मनी पे भी कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। और अकाउंट्स को सेटल भी कर सकता है, डेट पे जो भी उसमें वर्किंग थी, जो नेट बैलेंस करना था वो भी करके खत्म कर सकता है। और बताएं साहब, स्टाफ को एम्प्लॉय भी कर सकता है अपने जाती कामों के लिए, फिर फर्म के लिए, शाबाश, फर्म के लिए कर सकता है जी। और बताएं, फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकता है, इमूवेबल को नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता कि हमारी जो बिल्डिंग है वो गिरवी रखा दे, अच्छा, ये नहीं कर सकता। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? शाबाश, फॉर एग्जाम्पल एक दो बता देना। स्टॉक, शाबाश, व्हीकल्स, फर्नीचर, शाबाश, इस तरह की हमारी सारी इक्विपमेंट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बताएं शाबाश, डेटर भी कर सकते हैं, बिल्कुल, रिसीवेबल भी कर सकते हैं जी। और बताएं, और चेक इशू कर सकता है। और अगला एक मुश्किल लफ्ज लिखा हुआ था, इंडोर्स, ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, अब इसके ट्रांसफर का आज मतलब सुन ले। ए ने बी के पैसे देने, यानी हम बी हैं, हमने ए से पैसे लेने हैं, और हमने सी के पैसे देने हैं। बताएं साहब, इसके क्या सिनेरियो क्या है? ए से लेके हमने सी को पैसे देने हैं। एक तो होती है ना कॉन्ट्रा एंट्री, एक तो होती है ना कॉन्ट्रा ये होता है कि ए ने बी के पैसे देने और बी ने ए के पैसे देने, ये कॉन्ट्रा एंट्री ये होती है। इसमें हमने क्या करना है कि हमने इसके पैसे देने हैं, ये हम हैं, हमने इसके पैसे देने हैं, हमने इससे पैसे लेने हैं, हमने इससे पैसे लेके उसको देने, ऐसे ही है ना। हम क्या करते हैं, एक कागज के सफ़े पे लिखते हैं, हम इस कागज पे सफ़े पे लिखते हैं, अच्छा ये पेमेंट कब होनी है, ये थोड़े अरसे के बाद होनी है। ये बी लिख रहा है, बी लिखने वाला, बी किसके नाम ये लिखेगा वो सुने, किसके नाम ये खत लिखेगा? कि सी के नाम, सी के नाम लिखता है, शाबाश, वेल डन, ये सी के नाम लिखता है, और सी से कहता है मिस्टर सी
आप मिस्टर ए को ये पैसे पे कर देना। किसके बिहाफ पे? लिखने वाला कौन? लिखने वाला कौन? लिखने वाला किसके नाम? सी के नाम। किसको पेमेंट होनी है? किसको पे करना है? बताएं शाबाश। अल्टीमेटली ये पैसे सी से बी और बी से ए के पास जाने थे कि नहीं? अब हमने एक कागज के सफे पे लिखा, लिखने वाला लिखता है कि मिस्टर सी, जब ये मिस्टर ए आपके पास आए ना, आपको ये कागज दिखाया, आपने 3 महीने के बाद इसको पेमेंट करनी है। क्या करना है? आपने इतने महीने के बाद इसको पेमेंट करनी है। आगे अमाउंट भी लिखी होती है कि इतनी आपने करनी है। इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो लिखने वाला ये कागज का टुकड़ा सी को देता है, इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। क्या किया उसने? इंडोर्स किया है, इंडोर्स किया है। अच्छा, केस को थोड़ा और जरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर जी के पैसे देने थे। क्या मिस्टर ए यही कागज का टुकड़ा मिस्टर जी को दे सकता है? जाओ मिस्टर सी से पैसे ले लो। यस, यस। एक्सप्लेन कैसे? चैप्टर नंबर 14 में। इसी का नाम है नेगोशिएबल। नेगोशिएबल। आगे ये नेगोशिएट किसे कहते हैं? इस काबिल है कि इसको आगे ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसे लिखा हुआ है इंडोर्समेंट। तो क्या करेगा मिस्टर ए? इसके बैक साइड पे साइन करता है कि ये अब मैं मिस्टर जी को दे रहा हूं और वो सी से पैसे ले लेगा। ठीक है, या यहां पे जो है वो ए के बजाय अब किसका नाम आएगा? ना, अब बी को पता ही नहीं कि अब क्या होना है इसका। अब बी को नहीं पता। अब ये पेमेंट बी को नहीं होनी। अब बी को पेमेंट नहीं होगी। जो भी बंदा सी के पास आएगा, हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिस्टर सी के पास जो भी बंदा आएगा, मिस्टर सी उसको पैसे देगा। अब उसके अपने मसले मसाइल हैं, इसमें अपने मसले मसाइल आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अब अभी बस सिर्फ यहां पे लफ्ज एक यूज होता है, इंडोर्स। तो इंडोर्स के लफ्ज के लिए मैंने ये पूरी कहानी क्रिएट की है। ओके, एक ये प्रॉमिसरी नोट। अच्छा, मैं ये ऐसे भी कर सकता हूं। मैंने मिस्टर ए के पैसे देने हैं, मिस्टर ए को ये कागज के टुकड़े पे लिख देता हूं, भाई आज पैसे नहीं है, आप ऐसा करो कि आप ना 3 महीने के बाद जब भी जैसे आओगे, जैसे मुझे ये कागज दिखाओगे, ऑन डिमांड मैंने लिख दिया है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, बस इसमें कोई और पार्टी नहीं है। इस कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। इसको भी कहते हैं, हमने ये बी को एक कागज का टुकड़ा दिया, 3 महीने के बाद आता है, हमें कागज का टुकड़ा दिखाता है, जैसे टेबल पे रखेगा उसी वक्त दराज से पैसे निकाल के दे दूंगा। इस कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। ये भी इंडोर्समेंट है, इसको कहते हैं। ये क्या किसी और को ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, चलें। यस, इसको फिर कहा जाता है कि आउटडेटेड। क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज चैप्टर 14 बताएगा क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज है। ओके भाई, ये मैं सिर्फ ना अभी लफ्ज इंडोर्स जो है ये एक्सप्लेन कर रहा था। इंडोर्स और बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, ताकि अगले चैप्टर में पढ़ाऊं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी फेमिलियरिटी होती है ना कि हाँ पहले हुआ ऐसे ही था कि। अच्छा, फाइल और डिफेंड लॉ सूट, यानी केस इन फॉर्म्स नेम, ये भी किस में था? इम्प्लाइड ऑथोरिटी। ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी। बताएं साहब, बस ये मेरे पास अथॉरिटी है ना, इसको मैं एक्सरसाइज तो कर सकता हूं। अगर करूंगा तो कोई ये तो नहीं कहेगा आपने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है। हाँ, अगर तो विद इन द बाउंड्री कर रहा हूं, यानी इसका मतलब ये अथॉरिटी मेरे पास है, ये अथॉरिटी अभी भी एक्सीड हो सकती है। कैसे? शाबाश, ये अथॉरिटी भी एक्सीड हो सकती है, हालांकि मेरे पास है ये अथॉरिटी। अथॉरिटी है, काम तो कर सकता हूं,
लेकिन काम भी क्या करूंगा, बाउंड्रीज के अंदर रह के काम करूंगा। एग्जाम्पल कल दी थी मैंने, शाबाश, 5 लाख की मेरे पास इजाजत है, मुझे इजाजत है 5 लाख तक परचेजेस कर सकता हूँ। 15 लाख की परचेजेस किए मैंने, आगे ईद आ रही है, मैं कहा मेरे पास ज्यादा स्टॉक हो, लेकिन वो कहता ना हमने आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। ओके, विदाउट स्पेशल अथॉरिटी, कुछ काम ऐसे हैं जो अकेला पार्टनर नहीं कर सकता, क्या करना पड़ेगा, शाबाश, अगर करता तो कौन लायबल होगा, पार्टनर लायबल होगा, शाबाश। सबमिट फर्म डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, ओपन अ बैंक अकाउंट इन हिज पर्सनल नेम फॉर द कॉम्प्रोमाइज और अबेंडन फर्म क्लेम्स, शाबाश। किसी लाइन में या किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम, कोई कॉन्सेप्ट, कोई बात समझ ना आई हो, कोई एग्जाम्पल जिसमें कोई कंफ्यूजन हो, शाबाश बच्चों, नो कंफ्यूजन। तो ये लिस्ट का क्या करना था, याद करनी थी ये लिस्ट, तो कर ली फिर आप लोगों ने याद, तो कब करेंगे फिर, ओहो ना ना ना, ईद के बाद नहीं ना, ऐसे ना करें प्लीज, ऐसे ना करें। कितने महीनों के बाद जा रहे हैं घर, छोटी ईद पे गए थे, अब बड़ी ईद पे जा रहे हैं, अब घर वाले भी आपका इंतजार कर रहे हैं, मोहल्ले वाले सारे उनकी आप पे नजर है। अब आप घर गए और आप जो है वो घर में टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सो रहे हैं, तो घर वाले कहेंगे अच्छा इधर ये हाल है आपका, उधर पता नहीं क्या होगा। होता है ऐसे कि नहीं होता आपके साथ, होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। तो आप उनको दिखाएं कि आप मसरूफ हैं। आपने पूरे ये 12 के 12 13 चैप्टर आपने रिवाइज कर लिए, और फिर आपने छोटे भाई को बुला, इधर आओ मेरे से सुन लेना, वह दूसरों का जो है वो आपने टाइम लेना है। 2-3-4 दिन पढ़ेंगे ना, घर वालों को लगा यार वाकई, अब आप ये जो कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे ना, मैसेज आप सीन नहीं कर रहे थे ना, ये वजह थी, आपको तो सर को जाने का आपके पास टाइम नहीं है। ओहो, अब मोहल्ले वाले कहेंगे वो फलां का बेटा देखा ईद पे आया हुआ, 2 महीने 3 महीने के बाद आया हुआ है, अभी जो है वो इसने वो कुर्बानी हुई है, फौरन चला गया पढ़ने। तो उनको दिखाएं कि आप जो है वो सीए के स्टूडेंट है, वरना कहेंगे अच्छा सारे सीए के स्टूडेंट ऐसे होते हैं। गली में ना बैठना, पेपर की फीस कलेक्ट करनी है, तो बात देख लो फिर मस्जिद कौन कौन सी जो है वो, ठीक है, मल्ले वालों को बताओ आप सीए कर रहे हैं, वरना कहेंगे अच्छा वो आप एथिक्स पढ़ते हैं ना, एथिक्स में पढ़ाया जाता है प्रोफेशनल बिहेवियर, कोई ऐसा काम ना करना जिससे पूरा प्रोफेशन जिसको डिस्क्रेडिट नहीं करना आप लोगों ने, कि सीए तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे होते हैं, सारे सीए के बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ना है। चलो बच्चा, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एंड फर्म्स, पार्टनर की लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ द फर्म, एक्ट ऑफ द फर्म से मुराद, शाबाश, एक्ट ऑफ द फर्म का यही मतलब होता है कि पार्टनर कोई काम करता है उसके लिए लायबल कौन है, फर्म लायबल है। तो इन सिचुएशन में कौन लायबल होगा, फर्म लायबल होगी, बताएं शाबाश, तो फर्म लायबल है ना, अब तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई फिर, ना 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 ना, अगर हमने अथॉरिटी से एक्सीड किया है तो चपेड़े, हाँ, जैसे बचपन में आप लड़ाई करते थे ना बाहर, तो बड़े भाई जो है वो सुलह सफाई कर लेते हैं बाहर, लेकिन जैसे घर आते हैं तो नहीं, मैंने कभी लड़ाई की नहीं, मुझे पता था लड़ाई करूंगा 2 चपेड़े पड़ेंगे, उसके बाद फिर इस काबिल नहीं होगा कि, हाँ, मैंने इसलिए बचपन से लड़ाई नहीं की, जब 2 पढ़नी है तो क्या फायदा, नहीं कि ना, सारे मेरे से बड़े थे, अब छोटा कोई था नहीं जिससे मैं लड़ता। मैं इस तरह के मामलात में पहले से समझदार हूं, और जिधर भी पता हो कि भाई रिस्क ज्यादा है जी,
अच्छा, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? जॉइंट एंड सेवरली, कोई पूछे तो क्या कहेंगे? मीन्स के इंडिविजुअली भी इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है और कलेक्टिवली भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। रीइंबर्समेंट राइट बोले तो अगर किसी एक पार्टनर ने अपनी शेयर से ज्यादा पे किया तो वो बाकी पार्टनर से रिकवर। ओके, फर्म्स लायबिलिटी फॉर पार्टनर्स के रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट किसका है? पार्टनर का। बताएं साहब, उसके लिए फर्म लायबल होती है? जी, फर्म लायबल होती है। दो एस्पेक्ट हैं जी सर, नहीं, दो एस्पेक्ट हैं, दो एस्पेक्ट। अच्छा, ये बात तो सेपरेट है ना कि पे कौन करेगा। पे तो अंडरस्टूड है कि फर्म करेगी, लेकिन क्या लायबिलिटी उसकी होती है? और वो डिपेंड करता है किस पे? अगर थर्ड पार्टी, सॉरी, टू थर्ड पार्टी, हाँ, इफ अ पार्टनर कॉजेज लॉस और इंजरी टू थर्ड पार्टी व्हाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इस सूरत में कौन लायबल है? फर्म लायबल है। शाबाश, फर्म लायबल है। बताएं शाबाश, क्या इसमें जो एक्टिंग पार्टनर है, यानी जिसने काम किया, क्या उससे रीइंबर्स करवाएंगे? क्यों नहीं करवा सकते हैं ना? हाँ, उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया है, तो जरूरी तो नहीं हर बिजनेस में फायदा हो, किसी एक ट्रांजैक्शन में लॉस भी तो हो सकता है। अमंग पार्टनर्स, a partner who commits the wrongful act, तो ये केस अलहदा है। विद इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसने किया हो, ये केस है कि अगर उसकी गलती हो, उसने फ्रॉड किया है या रॉन्गफुल एक्ट किया, उसने मस्ट बेयर द लॉस पर्सनली। कौन पर्सनली? पार्टनर। कौन सा पार्टनर? जिसने वो गलती की है। एंड कंपनसेट द फर्म। कंपनसेट द फर्म क्यों? क्योंकि वो लॉस तो ये पर्सनली बेयर कर रहा है, तो फर्म को क्यों कंपनसेट करे? हाँ, शाबाश, बस ये बात पक्की होनी चाहिए आपकी कि पहले फर्म पे करती है, बाद में हम फर्म को पे करते हैं। गुड, शाबाश। चलें जी, आज क्या पढ़ना है? फर्म्स की फर्म की लायबिलिटी फॉर व्हाट? मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी। मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी। अच्छा, ये किसके पैसे होंगे, किसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है? फर्म की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है? नहीं, थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी या ये मनी किसकी? ये नहीं, फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टनर ने थर्ड पार्टी से पैसे लिए, किसके नाम पे? फर्म के नाम पे। उसके साथ जो है वो कोई इस तरह की अरेंजमेंट की है और वो खा गया पैसे जी, वो खा गया। अब बताएं साहब, कौन लायबल है? अब कौन लायबल है सिचुएशन में? इस केस में लायबिलिटी किसकी होगी? सबसे पहले तो मिस एप्लीकेशन बताया। व्हाट इज मीन बाय मिस एप्लीकेशन? मिस यूज करना, प्रॉपर्टी का या मनी का मिस यूज करना, रॉन्ग पर्पस के लिए इसको यूज करना, डिसऑनेस्टली इसको अप्लाई करना। तो पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे पैसे या कोई प्रॉपर्टी लेता है और इसको पर्सनली यूज करता है, यहां पे ये क्वेश्चन राइज होगा कि लायबल कौन होगा? फर्म लायबल होगी या फिर वो बंदा लायबल होगा? कौन लायबल होगा? फर्म लायबल होगी। दो सिचुएशन है, कहता है इन सर्कमस्टांसेस में, इन सिचुएशन में थर्ड पार्टी के सामने कौन लायबल है? फर्म इज लायबल। अगेन यहां पे क्या आ रहा है? जो छुपा हुआ इफ है, ये छुपे हुए इफ को आप भी ऐसे सर्कल करते हैं।
आपने ऊपर भी किया होगा, साथ वाले ने किया होगा, देखना देखना, हाँ किया हुआ है, किया हुआ है, किया नहीं किया हुआ। A partner receive money or property on behalf of the firm and misuses it. Misuses it, ये बहुत जरूरी है। जैसे आपने लॉस में पढ़ा था, हमने कुछ ऐसे गलत काम किया लेकिन अगले को लॉस नहीं हुआ, वो कंपनसेशन क्लेम। यहां पे अगर मिस यूज नहीं किया आपने लेकिन फर्म के बिहाफ पे आपने प्रॉपर्टी या मनी ली है, तो उस सूरत में फर्म लायबल नहीं है, ज़ाहिर कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर मिस यूज करते हैं आप इसका, मिस यूज करते हैं, मिस यूज मैंने बताया ना आपको, किसी कहता हाँ, तो मिस यूज करते हैं, फिर उस सिचुएशन, इस केस में कौन लायबल होगा? फर्म लायबल होगी। और देखें आगे क्या लिखा हुआ है, फर्म रिसीव्स मनी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, पार्टनर नहीं, फर्म रिसीव एंड एनी पार्टनर मिसयूज इट। ये तो अजीब बात नहीं होगी, फर्म ने पैसे लिए दराज में रखे थे, कोई पार्टनर गया, ओ माशाल्लाह इतने पैसे आ गए, इतना प्रॉफिट कमाया आज हमने, थोड़े से पैसे निकाले और जाके उसने कहा आज तो पार्टी होगी, एंड पार्टनर मिसयूज इट व्हाइल इट इज इन द फर्म्स कस्टडी। हमारे दराज में पैसे पड़े हुए थे, फर्म के दराज में पैसे पड़े हुए थे, पार्टनर गया देखे उसने, ये तो माशाल्लाह नए नए नोट पड़े हुए, थोड़े से मैं यूज ना कर लूं क्योंकि मेरी फर्म है, मेरा ही बिजनेस है, इतना तो मेरा हक बनता है ना। बताएं साहब, अगर वो इस तरह मिस यूज करता है तो इस सूरत में कौन लायबल है? फर्म। अगेन फर्म लायबल होगी, अगेन फर्म लायबल होगी, अगेन फर्म लायबल होगी। हाँ, ये सवाल तो मेरा है, ये सवाल तो मेरा है, ये आप क्यों मेरे से पूछ रहे हैं? आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? बताएं साहब, दोनों सिचुएशन में फर्म लायबल है? जवाब आया यस। लेकिन मुझे यह बताएं कि दोनों सिचुएशन में रॉन्गफुल एक्ट कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है। तो क्या पार्टनर ने गलती की है ना? तो पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए कौन लायबल हुआ? फर्म लायबल है। रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर कौन लायबल? फर्म इज लायबल, फर्म लायबल है। क्या फर्म बाद में ये गिल्टी पार्टनर से रीएम्बर्स करवा सकती है? आंसर यस या नो में सोच समझ के दें। आर यू श्योर? लॉक कर दिया जाए? यस यस। लेकिन ये लाइन लिखी नहीं हुई तो आप ये अंडरस्टूड हो गया, ये अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बातें बहुत आसान है। इफेक्ट ऑफ नोटिस एंड रिप्रेजेंटेशन बाय अ पार्टनर। चलें आगे चलें। नोटिस रिसीव्ड बाय पार्टनर, चलें पढ़ के मुझे बताएं, आज देखते हैं आपको कितना लॉस समझ आता है। ये किसी को मैसेज कर दीजिए। आजा नोटिस
नोट करें शाबाश। नहीं लिखा हुआ, लिखा तो हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? हमें तो नजर नहीं आ रहा। इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन, नोटिस का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन। हाँ हाँ चल रहा है। हाँ चलो बताओ शाबाश जी। जी बच्चों, क्या मतलब इसका? नोटिस मीन्स कोई इंटीमेशन, कोई इंफॉर्मेशन, कोई कम्युनिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट, ये नोटिस का मतलब है। नोटिस रिसीव्ड बाय पार्टनर, किसी फर्म को कोई भी किसी एक्टिव पार्टनर को कोई नोटिस रिसीव होता है, कोई कम्युनिकेशन होती है, तो वो समझी जाएगी कि ये जो कंफर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो नोटिस है, ये सब के लिए है, ये पूरी फर्म के लिए है। क्यों? क्योंकि वही एक्टिव पार्टनर पूरी फर्म को मैनेज करता है, पूरी फर्म को रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है। नोटिस गिवन टू एक्टिव पार्टनर इज ट्रीटेड इज नोटिस टू द, इफ इट रिलेट्स टू द फर्म बिजनेस, अगर तो उसके घर पे आता है और उसके घर का एड्रेस लिखा हो उसपे, तो बताएं साहब क्या ये नोटिस टू द फर्म है? हालांकि आया तो एक्टिव पार्टनर को है। नहीं नहीं नहीं, हाँ शाबाश, नॉट रिलेट टू द फर्म बिजनेस। अच्छा, ये नोटिस आया, नोटिस आया किस चीज का? नोटिस आया, नोटिस आया कि आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स ओवर ड्यू है जी। और जो इसका जो बिजनेस है वो आइसक्रीम का बिजनेस है। हाँ जी बताएं साबस, फर्म की प्रॉपर्टी। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, ये रेडी लगाता है। हाँ यार रेडी में कौन सी पार्ट है? लो ऐसे ना करो। प्रॉपर्टी टैक्स ये उसके घर की प्रॉपर्टी और इसके अलावा सेपरेट कोई प्रॉपर्टी है तो शाबाश, ये फर्म के लिए नोटिस नहीं है, ये नोटिस फर्म के लिए नहीं है। अ पार्टनर रिसीविंग द नोटिस इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड, यानी फ्रॉड का नोटिस आ गया तो फ्रॉड की सूरत में तो पूरी फर्म जो है वो खत्म हो जाएगी ना, पूरी फर्म खत्म हो जाएगी ना। तो इस सूरत में वो कहता है कि एक तो फ्रॉड का नोटिस ना हो। मैं मजीद इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्या वजह है? नहीं नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि इसको अभी जाने दूँ, अगले लेक्चर में या फिर जब हम सवालों की डिस्कशन कर रहे होंगे मैं फिर इसमें डिटेल में डिस्कस करूँगा इसको, ठीक है ना? तो सारी चीज़ें जो है वो हम करेंगे ज़रूर, कुछ किसी की एक्सटेंड को कम, किसी को ज़्यादा रखेंगे। चलें, यस आपका सवाल है, मैं लेता हूँ। रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट बाय पार्टनर, एनी स्टेटमेंट, एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर बाइंड्स द फर्म, कोई भी वो स्टेटमेंट देता है, किसी से कोई भी अरेंजमेंट करता है तो उसके लिए कौन बाइंड है शाबाश? इफ इट रिलेट्स टू अफेयर ऑफ द फर्म एंड इज मेड ड्यूरिंग द, तो एक ही बात आप देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हर एक काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो बेसिकली उसकी लिमिट बताता है कि कहां तक किसी पार्टनर के पास अथॉरिटी है, क्या कौन कौन से काम कर सकते हैं, अपने कौन से काम से फर्म को बाइंड कर सकते हैं, कौन सा काम उसका गलत होगा जिसके लिए फर्म लायबल है, बाद में उससे हम करवा सकते हैं। यानी मुझे इसने
मैं अगर कोई पार्टनर हूं तो मेरे सारी हदें बता दी, मेरे सारी लिमिट्स उसने बता दी कि ये रिस्ट्रिक्शन है, ये आपके पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, ये आपके पास एक्चुअल अथॉरिटी है, ये एक्ट जो है वो रॉन्गफुल एक्ट होगा, ये बिल्कुल ठीक होगा, आपके किस एक्ट के लिए फर्म लायबल होगी, किस एक्ट के लिए फर्म लायबल नहीं होगी। आपने थर्ड पार्टी के साथ कोई कम्युनिकेशन, वहां से नोटिस आता है तो उस वो फर्म के लिए नोटिस है या सिर्फ आपके लिए पर्सनल आपका जाती नोटिस है, आप किसी को एडमिट करते हो, किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजते हो, किसी से रिसीव होता है, ये ईच एंड एवरीथिंग आज इसने क्लासिफाई कर दिया। माने ना माने, सारी चीजें कवर हो गई। बताएं शाबाश, आपके ज़हन में कोई ऐसी बात आ रही हो कि ये भी बात होनी चाहिए थी इस चैप्टर में? मेरा ख्याल है तकरीबन सारी बातें तो हो गई। थर्ड पार्टी के साथ सारी कम्युनिकेशन, इनकमिंग भी होगी और आउटगोइंग भी। क्या हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं या एडमिशन से मुराद ही हमारी कोई स्टेटमेंट है इन एडिशन क्या हम कोई दे रहे हैं? ये और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर, तो उसके लिए भी फर्म बाइंड है। और हम फर्म बाइंड क्यों कर रहे हैं, हम उसके जाती बाइंडिंग को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? क्योंकि वो विद इन अथॉरिटी कोई काम करता है तो उसके लिए लायबल कौन होता है? फर्म लायबल होती है। शाबाश, आप कोई सवाल हो तो पूछेगा। वो भी एक्टिव पार्टनर के लिए। इनका सवाल यह है कि ऑनलाइन वाला पहला सवाल ये था सर ये एक्टिव पार्टनर के लिए है या किसी दूसरे के लिए, तो एक्टिव पार्टनर के लिए ये रूल। दूसरा सवाल क्या था कि हमारा फर्म का बिजनेस कोई और है, एक सेकंड, हमारी एक्टिविटी कोई और है, कोर एक्टिविटी फर्म की। चलो फॉर एग्जांपल हम आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हैं जी, साथ में हम प्रॉपर्टी भी ओन कर रहे हैं, फर्म ओन कर रही है, फर्म कोई प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल ओन कर रही है, ठीक है ठीक है, तो ये नोटिस आता है, प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस आता है, तो बिल्कुल ये पूरी फर्म के लिए है, पूरी फर्म के लिए। फर्म के नाम जो कुछ होगा जाहिर है उसको मैनेज तो करना है फर्म ने जी। और कोई सवाल? शाबाश, और कोई सवाल? नो, सब अच्छा, चले आगे चलें। नेक्स्ट है माइनर इन अ पार्टनरशिप। तो मेरा सवाल स्टिल स्टैंड कर रहा है कि पार्टनरशिप के लिए तो कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, कॉन्ट्रैक्ट के बगैर तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, कॉन्ट्रैक्ट में तो हर एक पार्टनर के राइट्स और लायबिलिटीज होती हैं, जबकि माइनर इन सारी लायबिलिटीज से पाक है। तो बताएं अगर माइनर की लायबिलिटी नहीं हो सकती तो क्या माइनर इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? क्या माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? माइनर के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइड अब इन इशू, ऐसी था ना, वॉइड अब इन इशू। तो बताएं शाबाश, माइनर क्या कोई पार्टनरशिप में कोई पार्टनर हो सकता है? फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता। A partnership is created through a contract. A minor cannot make a valid contract. Minor cannot make a valid contract. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो माइंड पार्टनरशिप के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। सो देयरफॉर a minor cannot become a partner. तो बस माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, माइनर पार्टनर बस खत्म कर दो ना, फिर छोड़ो, चलें घर, चलें घर। हाँ क्या करना है फिर? नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, बस ठीक है ना, खत्म। हाँ आगे क्या लिखा हुआ, आगे क्या लिखा हुआ, आगे क्या लिखा हुआ? आपको पता है कि जब भी ये लफ्ज आता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? शायद कोई एक्सेप्शन। इफ अ पार्टनरशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट, all partners may agree to admit the minor into partnership and thus now minor becomes a partner.
ऐसे कोई बात अल्लाह करे ना लिखी हो, हाँ नहीं लिखी हुई। एडमिट द माइनर ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, या एडमिट द माइनर एज अ पार्टनर? एज अ पार्टनर नहीं, तो पार्टनर तो हो ही नहीं सकता, पार्टनर नहीं हो सकता। बेनिफिट, एडमिट इनटू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। बताएं शाबाश, ये तो एक्सप्लेन किया था ना, ये इसका क्या मतलब है? वो माइनर को भी सारे पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स को बेनिफिट मिलते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं पार्टनर्स के? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे राइट्स पार्टनर को भी मिलेंगे, सारे के सारे राइट्स दे दें? जिसमें उसकी लायबिलिटी होगी, राइज होती है, वो वाले नहीं, वो वाले नहीं, वो वाले नहीं। तो सर वो कौन से होते हैं जिसमें लायबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ राइट्स होंगे? ये दिए मैं उसने, परेशान ना हो। आप लोग जाके पीछे देख रहे थे ना, हाँ तो कि कौन कौन से जो है वो माइनर के हो सकते हैं, तो क्यों देखते हैं ये राइट्स ऑफ माइनर ही आ गए। अच्छा माइनर की तो लायबिलिटी नहीं हो सकती, तो फिर ये क्या आ गया, ये क्या है? लाइबिलिटीज और लाइबल, तो माइनर इज, ओहो नॉट लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, नॉट क्या, माइनर इज नॉट लाइबल। अच्छा माइनर इज नॉट लाइबल और माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल, दोनों में क्या फर्क है? ना मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। तो आपको पता है मैं जब पूछता हूं तो दो सवाल भी हो सकते हैं। एक तो छोटे नोट नहीं होते, अल्लाह मुझे छोटे नोट भी दें, बड़े भी दें, सारे दें। पूछो कि ना पूछो? सवाल क्या है? सवाल दोनों में क्या फर्क है? शाबाश, दोनों में क्या फर्क है? आपस में डिस्कस हो गया, चले बताए अब। ओहो, एक और चांस देते हैं आपको। नहीं फिर सोचें, फिर सोचें। नहीं एक सही है, पहले वाला सही है। माइनर इज नॉट लाइबल, मैं चाहता हूं ये 100 रुपए मैं आपको दूं। अच्छा ये ले, ये अब आपने बताना है, अब आपने बताना है। माइनर इज नॉट लाइबल का मतलब होता है कि माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं है। आप लोग रिलैक्स ना हो, और भी है मेरे पास जी। माइनर इज नॉट लाइबल का मतलब क्या होता है कि माइनर की कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। ये बात तो 100% गलत है ना। माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल। पर्सनली का मतलब मैंने पहले बताया था, लॉ में लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा गलत है, गलत होता है लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा। पर्सनली का मतलब जाती नहीं है। नॉट पर्सनली लाइबल का मतलब ये होता है, आप बता रहे थे, मैं थोड़ी बताऊंगा। जी ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ला हौला वला कुव्वता, ये तो अब वापस कर दो ना, ये तो पूरे मेरे कॉन्सेप्ट खराब करेंगे आप दोनों। ऐसे ना करें, उसके कहां से शेर आ गए? वो तो शेर आ गया तो पार्टनर नहीं हो गया, जबकि वो खुद चीख चीख के कह रहा है कि माइनर तो पार्टनर हो ही नहीं सकता। खड़े होके बताओ, शाबाश। इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ, ऊपर आओ। हाँ जी, इधर ऊपर आओ, कुछ नहीं होता, आप कुछ से नहीं कहते आपको, कुछ से नहीं कहते आपको। इधर इधर इधर, बस इधर ही खड़े, इधर ही खड़े, इधर ही खड़े जी। अगर फर्म की कोई लायबिलिटी के लिए वो एक सेकंड, माइनर इज नॉट लायबल का मतलब क्या होता है? माइनर किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। शाबाश, ये सही है गलत है? ये सही है बात कि माइनर की लायबिलिटी नहीं होती, सही है गलत है? ये बात गलत है ना, ये बात गलत है।
जी, माइनर की लाइबिलिटी होगी, ये बात वही तो आपको समझा रहा हूं, माइनर के कोई लाइबिलिटी नहीं होती, सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसे हो जी। माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता, यही लिखा हुआ है ना, इधर उधर आगे, द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द फर्म्स डेट। हमने पढ़ा कि हर पार्टनर की लायबिलिटी जॉइंट भी होती है, जॉइंटली एंड सेवरली भी होती है। पढ़े जरा, each partner is responsible together and individually for all that, ठीक है, ठीक है। हाँ, पर्सनली लायबल नहीं है का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअली लायबल नहीं होगा। इंडिविजुअली लायबल का मतलब क्या होगा, अब ये बताना है आपने। लायबिलिटी आप बताओगे? हाँ बताओ शाबाश, पूछे इनसे। हाँ हाँ साहब, सर यानी कि उससे सारे का सारा पैसा रिकवर नहीं करा सकते, जितना उसका शेयर है उसमें से वो परसेंटेज, क्योंकि इस समय तो सैलरी में होता है कि कंप्लीट अमाउंट भी थर्ड पार्टी उससे रिकवर करवा सकती है, लेकिन इसमें ये नहीं होगा, कंप्लीटली ये नहीं होगा। अपने घर से पैसे लेकर आएगा फर्म के डेट के लिए नहीं, ये इसका मतलब होता है, बस यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था, यही मैं सुनना चाह कि घर से पैसे नहीं लेकर आएगा। बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मैंने बताया था आपको, अपने घर के बर्तन तक बेच के पैसे पूरे करवाएंगे उससे, लेकिन माइनर के घर के बर्तन क्या, माइनर के एक एक चीज भी एक्स्ट्रा उसकी नहीं होगी। हम उससे ये नहीं कह सकते जा बच के जा घर से पैसे लेके आओ, अम्मा से कहो पैसे दे, ये नहीं कह सकते हम। हाँ शाबाश, उसको जो बेनिफिट मिलना है, उसको जो बेनिफिट मिलना है, उस बेनिफिट में से हम पैसे रिकवर करवा सकते हैं। अच्छा, उसकी लायबिलिटी थी 2 लाख, उसका बेनिफिट है 1.25 लाख, कितना? बेचारे का 1.25 लाख माइनर है भाई। ये भाई को प्रेजेंट करना, आपने ये ले जाए, आपने ये नहीं बताया था कि वो पर्सनली, हाँ बाकी तो उन्होंने बता दिया था, बाकी तो उन्होंने अगला सवाल भी है, अगला सवाल भी है। तो क्या हमें ये बात समझ आ गई कि पर्सनली माइनर लायबल नहीं है, इसका मतलब क्या है? पर्सनली लायबल नहीं होता कि मतलब क्या है? शाबाश, अनलिमिटेड उसकी लायबिलिटी नहीं है, वो घर पैसे 1 रुपया भी नहीं लेकर आएगा, उसको जो बेनिफिट मिलना है उस बेनिफिट में से जितना रिकवर करवा सकते हो आप करवा लो। यही कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 का था कि उसके प्रॉपर्टी में से आप रिकवर करवा सकते हो, लेकिन वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट थे जो नेसेसिटी सबने प्रोवाइड की थी, ऐसी है ना। इधर क्या है, उसके शेयर्स यानी उसका बेनिफिट जो है उसमें से रिकवर करवा सकते हैं। यस, लिमिटेड लायबिलिटी कह सकते हैं, मैंने ना लफ्ज लिमिटेड लायबिलिटी इसके बारे में पढ़ा नहीं, तो प्लीज ना कोशिश ना करें खुद से लॉ बनाने की। आपकी बात ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी तो मैंने नहीं पढ़ा, तो ना लिखें। हाँ हमने पढ़ा जरूर था, हमने इसके लिए माइनर के लिए नहीं पढ़ा, मैं ये बता रहा हूँ। इनका सवाल है सर मैं माइनर के लिए लफ्ज लिमिटेड लायबिलिटी का यूज कर सकता हूँ? मैंने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, मुझे नहीं पता। इसकी लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, इस साल 2 लाख था इसकी लायबिलिटी, लेकिन माइनर की लायबिलिटी सर क्या कह रहे, मैं समझ गया, माइनर की लायबिलिटी क्या कैरी फॉरवर्ड हो सकती है? क्या ऐसे कर सकते हैं कि पिछले 5 सालों की एक्युमुलेटिव लायबिलिटी उसके बेनिफिट में से माइनस कर दें? ओके, यस। 3 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक माइनर है और उन्होंने लिया है टोटल 3 पार्टनर्स में से एक माइनर है, तो 3 पार्टनर्स कहां से हो गए? 2 मेजर और एक माइनर। 2 पार्टनर्स हैं और एक माइनर है, और एक पार्टनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट है जो कि माइनर है, तो अगर उन्होंने किसी से लोन लिया है 300 का, ठीक है। तो उसके लिए वो बाकी
100% लाइबिलिटी, इस सूरत में माइनर लाइबल नहीं है। 100 के लिए भी नहीं है। 100 1 रुपए के लिए नहीं है। बाकी 2 से करवा सकते तो उनसे करवा लो, बाकी 2 से करवा लो। हाँ, माइनर की गलती थी तो माइनर यानी बाकी इंटरनल सेटलमेंट हो सकती है, इंटरनल सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन बाहर का बंदा डायरेक्ट माइनर के पास तो नहीं ना आ सकता। तो फिर इसकी लायबिलिटी कहाँ से आती है? आपस में इंटरनल सेटलमेंट, वही तो कह रहा हूं, बाहर का बंदा माइनर को नहीं पकड़ सकता। लेकिन 100 फीस दे हाँ, वो इंटरनल सेटलमेंट में, यस, इंटरनल सेटलमेंट में उसकी है। जरूरी देना है उसमें। जितना हिस्सा होगा बनेगा उतना दे देंगे। यस 100 में से इंटरनल यस, ठीक, बिल्कुल देना, बिल्कुल देना जी। सर, जो यहाँ पे लायबिलिटी की बात हो रही है वो उसकी लॉसेस और डेट्स की वजह से नहीं बल्कि उसकी अपनी किसी यूज या मिसकंडक्ट की वजह से वो उसकी यस बिल्कुल। ये सवाल ऑनलाइन वालों स्किप कर दें, ये शायद आपको समझना है, छोड़े। वही इसलिए मैंने भी कहा कि आप स्किप कर दें, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता, जो वो पूछना चाहते हैं वो मैं समझ गया हूं, मैं उसको इसलिए एलेबोरेट नहीं कर रहा। चले, ज़रूरी नहीं है कि हर एंगल से आपको बात समझ आ जाए। जिस एंगल से आपको बात समझ आ गई आपके लिए वो ठीक है, इसके दूसरे को बात समझ आ गई उनके लिए वो ठीक है। इसलिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट के 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, हो सकता है कोई एक एग्जाम्पल आपको ना समझ आ रही हो। चले आगे चले। अब however, if a partner already exists, all partners may agree to admit the minor only to the benefit of the partnership. सात पार्टनर्स है, पांच पार्टनर्स माइनर को एडमिट और 2 पार्टनर्स माइनर को एडमिट, ये माइनर को एडमिट करने के हक में है, ये नहीं है जी। देखिएगा, ये कितने परसेंट है, 7 के कितने परसेंट बनता है, 80% तकरीबन, 80% तो मोर देन 75%, तो मेजॉरिटी आ गई ना, तो मेजॉरिटी आ गई तो बस ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में तो मेजॉरिटी चाहिए ना हमें, नहीं मेजॉरिटी नहीं चाहिए, मेजॉरिटी क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, शाबाश, ऑल चाहिए, ऑल चाहिए। ये आपसे पहले स्टूडेंट ने गलती की है। राइट ऑफ माइनर, माइनर कैन रिसीव अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी एज एग्रीड बाय द पार्टनर। अच्छा, ये माइनर कहां से आ सकता, कहां से आ सकता है, ये तो आपने सवाल मेरे से पूछा नहीं। किसी पार्टनर की डेथ हो गई, किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब उसका कोई माइनर सन है, वो पार्टनर बन सकता है ना, पार्टनर नहीं बन सकता, क्या होगा, एडमिटेड इनटू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप आ सकता है, ठीक है। तो अगर उसका कोई हमारे पास उसकी कोई प्रॉपर्टी थी तो वो भी इसमें भी शरीक होगा। अ माइनर कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी द फर्म अकाउंट, ये तो दूसरा पार्टनर भी कर सकता है ना। अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ये इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट तो बंदा नहीं होता, बैंकरप्ट तो शाबाश फर्म होगी, बैंकरप्ट तो बिजनेस होता है, बंदे इंसॉल्वेंट होते हैं, क्या होते हैं, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट तो कितनी खुशी की बात होगी, पता है क्या, इंसॉल्वेंट में कोई आपसे पैसे ले ही नहीं सकता, ओ इधर से पकड़े, इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, उसके बाद जाओ कोर्ट में और कोर्ट कह दो कि मेरे पास कोई पैसे नहीं, मैं किसी के कोई 1 रुपया भी नहीं दे सकता, कोर्ट पता है आपको डिक्लेयर करेगी इंसॉल्वेंट, जाओ आपके सारे डेट माफ याशी करो। अच्छा, उसके बाद उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, वो क्या है, हाँ, किसी तरह के कोई भी एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते उसके बाद, यू आर डिस्क्वालिफाइड बाय, convicted by court. Liabilities of minor. Minor is not personally liable for the firm's debt. हाँ,
उसके बेनिफिट में से हम थोड़े से पैसे ले सकते हैं। माइनर ये काम नहीं कर सकता, द माइनर इज अ नॉट अ। तो जब ये पार्टनर नहीं है तो पार्टनर के जो राइट्स या पार्टनर के ड्यूटीज थे वो भी तो नहीं होंगे ना। माइनर टेक पार्ट इन द, पार्टनर कर सकता है, माइनर क्यों नहीं? क्योंकि माइनर पार्टनर जो नहीं है। बस बैठ के तमाशा करना और पैसे लेना और बेनिफिट लेना, बस कोई काम नहीं करता। दुआएं करता है, बच्चों की दुआएं अल्लाह सुनता है। फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट देते हैं, देखते हैं ना, अभी देखते हैं। इन्वेस्टमेंट माइनर किस चीज में? नई इन्वेस्टमेंट नहीं करता ये, नई इन्वेस्टमेंट नहीं करता ये तो किसी पार्टनर के जाने से ये आया ना, ये तो एक्सीडेंटली आ गया। क्या? ये एक्सीडेंटली आ गया। अच्छा, जब माइनर थोड़ा सा बड़ा होगा ना, मेजर होगा, उस वो सिचुएशन में पढ़ेंगे। फिर से बताएंगे, ये बात आसान है। माइनर इज नॉट अ, तो पार्टनर नहीं तो कैन नॉट टेक पार्ट इन द, माइनर कैन नॉट सू फॉर, अगर वो उससे प्रॉफिट ना दे तो वो दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकता। इस तरह तो फिर कोई भी पार्टनर इसको पैसे ना दे, नहीं देगा। हाँ, आगे है कुछ? अनलेस ही एंड हिज रिलेशनशिप विद द फर्म। क्या मतलब इसका? हाँ, इसका मतलब यह है कि अगर वो किसी पार्टनर को सू करना चाहे तो क्या करे? खुद को डिस्कनेक्ट करे, फर्म से खुद को डिस्कनेक्ट करे। अब वो कहें कि भाई इसने मेरे पैसे देने हैं और ये मेरे पैसे दे नहीं रहे, अब पार्टनर्स को ये सू कर सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन है। क्या है? माइनर कैन नॉट एक्सेस अदर देन द अकाउंट्स। बोले तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या लिखा हुआ था? माइनर एक्सेस कर सकता है, कैन इंस्पेक्ट, कैन नॉट एक्सेस। अब बताएं बुक्स और अकाउंट में क्या फर्क है? बुक्स और अकाउंट्स में क्या फर्क है? अब बहुत ऐसे बुक्स फिजिकली होती हैं, हमारी ये किताब है, बुक है सर, वो किताबें माइनर नहीं पढ़ सकता जिसको ज्यादा जरूरत हो। बुक्स में क्या होता है? चले मैं किसी हद तक जो है वो आपकी बात मान लेता हूं कि बुक्स में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अलावा बाकी इंफॉर्मेशन भी, आज मैं थोड़ा सा मोडिफाई कर रहा हूं आपके जवाब को। बुक्स में कंपनी के कंप्लीट डिटेल आ रही होती है इस बिजनेस की, फर्म की, जबकि अकाउंट्स में क्या होगा? वो चूंकि बेनिफिट्स टू द पार्टनरशिप है तो वो ना तो बिजनेस को मैनेज करता है, तो वो मैनेजिंग डिसीजन नहीं करेगा। अच्छा, वो मीटिंग हुई थी, मुझे बताओ उसके मीटिंग के मिनट्स मुझे दिखाओ, क्या उसमें फाइनल हुआ है? अच्छा, किसको जो है वो आप लोग अपॉइंट कर रहे हो, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, मुझे भी जरा बताओ ना। बच्चे हो, बच्चे ही रहो। अकाउंट्स ठीक है, जहां पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अकाउंट्स। बच्चों, ये है वो केस स्टडी वाले पॉइंट्स जो कि केस स्टडी में आने। टाइम क्या होगा? ठीक है, बाकी फिर जुमे के बाद कर लेते हैं, थोड़ी देर पॉज कीजिएगा सर जी। चलें अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं लीगल स्टेटस
व्हेन माइनर अटेन्स मेजॉरिटी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या हाँ कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो सकता है, या आप इसको मिक्स कर सकते हैं, भूल सकती है चीजें इसमें, तो इसको गौर से सुनिएगा। अब माइनर की लायबिलिटी क्या होगी? अब माइनर जब मेजर हो गया तो इसकी अब इस सूरत इस कंडीशन में इसका लीगल स्टेटस क्या होगा, उसकी लायबिलिटी क्या होगी? अब देखिए, रिक्वायर्ड एक्शंस अपॉन अटेनिंग मेजॉरिटी। पहले माइनर था, अब हो गया मेजर, 18 साल पे अब मेजर हो गया। अब इसकी लायबिलिटी क्या होगी? व्हेन द माइनर्स बिकम अ मेजर, जब 18 साल से इसकी उम्र बढ़ गई, या लर्न्स दैट ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट, जब उसे पता चला कि वो तो पार्टनरशिप में एडमिटेड था टू बेनिफिट, तो विच वर इज लेटर, जो भी बाद में है, जो भी बाद की डेट है। अभी इसको टाइमलाइन से समझते हैं। जो भी बात की है, बात की डेट है, फिर पहले दो बताएं साहब, क्या है कि जब वो मेजर हो गया, या उससे पता चला दैट ही वाज एडमिटेड इनटू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। इन दोनों में जो भी बात की डेट होगी, विच वर इज लेटर, जो भी बात की, इसमें जो बात एक छुपी हुई ना, वो भी मैं आपको बताता हूं। ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस। अब 6 महीने के अंदर अंदर उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। फिर से बताएं शाबाश, क्या है ये कंडीशन है कि लीगल स्टेटस माइनर का क्या होगा जब वो मेजर हो गया। उस सिचुएशन में जब ये मेजर होता है, या ही लर्न्स दैट he was admitted to the benefit of partnership, उसे 6 महीने के अंदर अंदर जनरल पब्लिक को नोटिस देना पड़ेगा। अब ये सर नोटिस किस चीज का है? इस नोटिस में क्या लिखा होगा? अब ये जो नोटिस है वेदर, अब उससे डिसाइड करना पड़ेगा, दो सिचुएशन है। अब उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि बड़ा हो गया है तो अब उससे शादी कर लेनी ना, अब उससे डिसाइड करना पड़ेगा कि उससे पार्टनर बनना है या नहीं बनने का। तो उसे डिसाइड करना पड़ेगा पार्टनर बनने का है या नहीं बनने का है। फिर से सुने, जब ये माइनर मेजर हो जाता है, या ही लर्न्स दैट ही, उसे पता चला कि वो एडमिटेड टू द बेनिफिट पार्टनरशिप है, तो 6 महीने के अंदर अंदर, अब कौन से वाले 6, यानी ये 6 महीने कब से काउंट होंगे? तो उसके लिए यह है विच वर इज लेटर। उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि उससे माइनर बनने का या नहीं बनने का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अहमद 18 साल का हो जाएगा कब? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को ये 18 साल का हो जाएगा। ठीक है, उससे पता चला कब? मार्च में उसे पता चला दैट ही वाज एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, दैट ही वाज एडमिटेड इनटू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। अब क्या है? विच वर इज लेटर। अब उससे जो है वो इन दो डेट, जब ये दो पता चला, अब इन इसको विच वर इज लेटर कौन सा है? मार्च। अब मार्च यहां से 6 महीने, यहां से अब हम 6 महीने काउंट करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने हो गए। 1 2 3 4 5 6। सितंबर। अब सितंबर तक, इस डेट तक इसको ये डिसाइड करना पड़ेगा, इसको यहां तक डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? डिसाइड ये करना पड़ेगा कि मेरे को पार्टनर बनने का या ना बनने का। ठीक है, उसको ये डिसाइड करना है। ये है लीगल रूल्स। अब दोबारा फिर से पढ़ें।
when the minors become major or learns that he was admitted to partnership benefits, whichever is latter, he must give a public notice within 6 months stating whether he wants to become a partner or does not want to, के पार्टनर बनना है उसने या नहीं बनना। इसमें एक हिडन बात है, एक छुपी हुई बात है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बताएं कि अगर तो ये उससे पहले पता चला 18 साल से पहले, तो 18 साल से पहले ये क्या हो जाएगा, पार्टनर हो जाएगा ना। 18 साल से पहले पार्टनर हो जाएगा ना। तो जब 18 साल से पहले पार्टनर होगा तो अभी थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा पार्टनर माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता। तो बच्चों एक गलती जो हमने की अभी वो ये है, ये देखें whichever is later। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में पता चला, अक्टूबर में तो वो माइनर था, जनवरी को उसके 18 साल पूरे हो जाने हैं, तो लिखा हुआ ना whichever is later, तो ये का किस डेट को होगा, जनवरी, तो ये जनवरी के डेट से फिर काउंट होगा। यानी वो लॉ इसको मेजर करवाता है पहले। तो अगर ये पहले है आपका, वो उससे पहले पता चला कि आई वॉज एडमिटेड इनटू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप या आई एम एडमिटेड इनटू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप 16 साल में, तो लॉ कहते हैं ना 16 साल में ना देखना whichever is later, वो बड़ा कब हो रहा है, 18 साल के बाद। 18 साल जैसे मेजर हो गया, अब उसके पास 6 महीने, 6 महीने में उसने नोटिस देना है, जनरल पब्लिक को नोटिस इशू करना है कि मैंने पार्टनर बनना है या नहीं बनना है। अगर नहीं देता तो क्या होगा, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी देख लेंगे। अब देखें, if no notice is given within 6 months, he automatically become a partner। अगर कोई 6 महीने तक जो है वो कोई नोटिस नहीं देता, अब वो पार्टनर होगा। तो जो पार्टनर होता है वो तो लाइबल होता है, पार्टनर की अब लाइबिलिटी भी होगी, मींस के इसकी लाइबिलिटी राइज हो जाएगी। अब इसकी लाइबिलिटी भी होनी है। इससे पिछली लाइन पढ़ते हैं, इफ अ माइनर स्टेटस कंटिन्यू अंटिल द पब्लिक नोटिस इज गिवन। माइनर स्टेटस कंटिन्यू क्या मतलब इसका, कि उसने कोई नोटिस नहीं दिया, उसने कोई नोटिस नहीं दिया। हालांकि इसको जो है जब उसे पता चला, जब वो बड़ा हो गया या जब उसे पता चला तो उससे नोटिस देना चाहिए था। अगर उसका स्टेटस कंटिन्यू है, यानी उसने कोई 6 महीने तक नोटिस नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली उसकी लायबिलिटी अब क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि वो पार्टनर जो बन गया, पार्टनर की लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है। If the minor claims he did not know about his admission earlier, the burden of proof lies on the minor। कहता है कि अगर माइनर ये कहता है मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं एडमिटेड इनटू बेनिफिट हूं, तो कोर्ट क्या कहती है कि नहीं, अब माइनर को साबित करना पड़ेगा कि उसे पता नहीं था, ये माइनर को साबित करना पड़ेगा कि उसे पता नहीं था। ठीक है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, माइनर के ऊपर है। दूसरे साबित नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ कहता है कि भाई माइनर को ये खुद पता होना चाहिए था। ठीक है, फिर से सुने, जब माइनर मेजॉरिटी एज अटेन करता है या जब उससे पता चलता है व्हेन ही लर्न्स ही वाज एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 6 मंथ्स में नोटिस, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अंदर उसे पब्लिक नोटिस देना होता है अबाउट चॉइसिंग कि उसने पार्टनर बनना है या नहीं बनना। अब अगला सवाल यह है कि सर ये 6 मंथ कब स्टार्ट होते हैं, 6 मंथ कब से, 6 मंथ पीरियड जो है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा जब इन दोनों में से, दोनों मीन्स कि जब वो मेजर हो गया या जब उससे पता चला कि ही वाज एडमिटेड टू पार्टनरशिप बेनिफिट्स, व्हिचएवर इज लेटर, व्हिचएवर इज लेटर। तो ये उसमें हमारी वाली एग्जांपल में फर्स्ट मार्च ये काउंट होंगे, बिकॉज नॉलेज लेटर डेट पर मिली है उसे। तो अगर पब्लिक नोटिस ना दिया हो तो 6 मंथ के अंदर उसने जो नोटिस देना होगा वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाता है। ठीक है, तो आप इसके साथ लिख लें ताकि ये आपको लाइन याद रहे। साइलेंस फॉर 6 मंथ्स,
इज इक्वल टू ऑटोमेटिक पार्टनर। तो अगर माइनर क्लेम करता है, ये इसके साथ ही ना लाइन, अगर माइनर क्लेम करता है कि उसे पहले एडमिशन का पता नहीं था, तो प्रूफ शाबाश कौन देगा? माइनर ही साबित करेगा कि यस मुझे पता नहीं था। चलें, राइट्स एंड लायबिलिटी इफ चूज टू बिकम अ पार्टनर। अगर माइनर चूज करता है, इसने दो चूज करना था ना, टू बिकम अ पार्टनर, टू बिकम अ पार्टनर या नॉट टू बिकम अ पार्टनर, तो उसने चूज करना है। अब यहां पे हम देखेंगे इफ माइनर चूज टू बिकम अ पार्टनर, अगर वो मेजर होने के बाद डिसाइड करता है कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, तो उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज जो माइनर के हैं वही रहेंगे। नो 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 नो, अब तो क्या हो जाएंगे? अब चेंज हो जाएंगे, अब चेंज हो जाएंगे। लेकिन मुझे बताएं, क्या उसका शेयर डिफरेंट हो जाएगा? अब क्या? नो, शेयर सेम रहेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी रिमेन द सेम एज बिफोर। अब कम नहीं होंगे ना बढ़ेंगे, पहले जितना था उतना ही रहेगा। यानी प्रॉफिट और प्रॉपर्टी में शेयर सेम रहेगा जो पहले था, अनलेस पार्टनर एग्री अदरवाइज। आपको पता है ये होता है, अनलेस से पार्टनर एग्री, अगर वो एग्री करते हैं तो फिर डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर पहले 10% प्रॉफिट का शेयर मिलता था, पार्टनर बनने के बाद भी 10% ही कंटिन्यू होगा, वो कंटिन्यू रहेगा, उतना ही शेयर मिलता रहेगा। He becomes now personally liable to third party। अब देखें, इससे पहले नहीं था ना वो, तो अब वो पर्सनली लाइबल होगा। पर्सनली लाइबल, अब आपको पता है पर्सनली लाइबल कौन सा होता है? फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ही वॉज फर्स्ट एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ये तो अजीब बात है ना, ये तो अजीब बात है ना। अजीब इसमें क्या है? पर्सनली लाइबल, क्या ये अजीब है? ये अजीब नहीं है। कहता है कि जिस डेट से उसके इसको एडमिट किया था हमने इनटू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, उस डेट से ये लाइबल होगा। अगर तो ये माइनर 13 साल में हमने इसको एडमिटेड इनटू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप किया है, तो उसकी लाइबिलिटी कब से होगी? जब वो मेजर हो गया। जब वो मेजर हो गया तब उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। कब से? 13वें साल से, जब हमने उसको जिस डेट से एडमिट किया था इनटू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। लॉ कहते हैं पिछले सारे डेट्स के लिए अब वो लाइबल होगा। यानी वो पार्टनर की तरह ही एक काम कर रहा था। हाँ, था नहीं पार्टनर, मैं ये नहीं कह रहा पार्टनर था नहीं। हाँ, अब आप ये कहेंगे सर मैनेज भी नहीं कर रहा था, नहीं तो कर रहा मैंने, लॉ ने कह दिया तो कह दिया बस। फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले तो फर्म्स के एक्ट के लिए लाइबल नहीं था ना वो। तो अब ये पर्सनली लायबल है और 100% लायबल है, 100% लायबल है। तो अगर माइनर पार्टनर्स के बनने के बाद कोई डिसीजन करता है तो वो थर्ड पार्टी के लिए टुवर्ड्स थर्ड पार्टी वो पर्सनली लायबल है। किस डेट से? फ्रॉम द डेट ही वाज फर्स्ट एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ, यानी लायबिलिटी अब मेजॉरिटी डेट से नहीं बल्कि ओरिजिनल एडमिशन डेट से काउंट होगी। ये कौन सी डेट है? ओरिजिनल एडमिशन डेट। इसके साथ लिख लें ताकि याद रहे। ओरिजिनल, मुझे पता है यही बात लिखी हुई है, लेकिन अपने हाथ से पता है क्यों लिखवा रहा हूं? ताकि आपने कोई बात लिखी हो ना तो फिर आपको थोड़ी बहुत याद रहती है। ओरिजिनल एडमिशन डेट से उसकी लायबिलिटी काउंट होगी। ठीक है, तो अगर कोई शख्स जो है वो 2020 में बेनिफिट में एडमिट किया गया है, 2024 में 2026 में वो मेजर हो गया, 2026 में वो मेजर हो जाता है। अब 2026 में तो मेजर हो गया, उसको इसके बाद थर्ड पार्टी को लायबल होगा। लेकिन चूंकि एडमिटेड इनटू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप 2020 से था, तो ये 2020 से ऑनवर्ड्स की जितनी भी डेट्स हैं उसके लिए भी लायबल है। तो
इसकी लाइबिलिटी क्या होती है, इसकी लाइबिलिटी बैक डेट से शुरू होती है, इसकी लाइबिलिटी बैक डेट से काउंट होती है, लाइबिलिटी फ्रॉम बैक डेट, लाइबिलिटी काउंट फ्रॉम बैक डेट। तो ये लिख लें, नाउ ही obtained full rights and duties of the partner under Partnership Act 1932. Rights and liability if choosing not to become a partner, जवाब दे दिया उसने, मैंने पार्टनर नहीं बनना, नहीं बनने का, मैं तो नहीं बनूंगा पार्टनर। अब इस सिचुएशन में क्या करें, अगर मेजर होने के बाद वो डिसाइड करता है कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो इस सिचुएशन में होगा राइट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेन दोज ऑफ अ माइनर until the date of public notice. डेट ऑफ पब्लिक नोटिस तक के राइट्स एंड लाइबिलिटीज उसकी रहेगी। अगर वो नोटिस नहीं देता या जिस डेट तक उसने नोटिस दिया है उस डेट तक उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज माइनर की ही रहेगी, जो पहले माइनर की थी। ठीक है, माइनर की लाइबिलिटी क्या थी कि वो पर्सनली लायबल नहीं होगा for the debt of the firm. His share will not be liable for Firms Act after the notice date. बाद में तो बिल्कुल भी नहीं है ना, बाद में तो बिल्कुल भी नहीं है। He can sue the partner to recover his share of profit and property, क्योंकि अब वो चला गया, अब उसने नोटिस दे दिया मैंने नहीं रहना। अब वो पार्टनर जो है वो चूंकि पार्टनर नहीं रहा तो अब वो सू कर सकता है, ठीक है। तो पब्लिक नोटिस तक उसकी लायबिलिटी जैसे 18 साल में मेजर हो गया और 1 जनवरी को उसने नोटिस देना था, ये फॉर एग्जांपल लेटर है, तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक फॉर एग्जांपल 30 जून तक जो है उसने नोटिस देना था, उसने नोटिस दिया है 31 मार्च को। अब 31 मार्च तक इसकी लायबिलिटी जो है वो माइनर की लायबिलिटी रहेगी, उसके बाद इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो उसका जो कैपिटल होगा, उसके प्रॉपर्टी, उसका प्रॉफिट में से हिस्सा जो फर्म में है, नोटिस के बाद वो अपना शेयर रिकवर करवाने के लिए दूसरे पार्टनर के खिलाफ लीगल केस फाइल कर सकता है। ही कैन सू द पार्टनर। तो पार्टनर ना बनने पर वो अपना शेयर रिकवर करवा सकता है, यस बिल्कुल करवा सकता है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये छोटा सा हिस्सा था जो मैंने आपसे कहा था कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, वो एग्जामिनर ये पूछता भी है, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। चलें जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।